तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहने को तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। समीर खुराना बताते हैं कि उनके परिवार के साथ घटी ये एक सच्ची घटना है। दरअसल मामला उनके पुराने घर का है, मतलब पुश्तैनी मकान। वैसा आप तो जानते ही हैं कि अगर किसी मकान को कई सालों तक छोड़ दिया जाए तो बड़े लोगों का मानना है कि अक्सर ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का होना संभव हो सकता है। तो ठीक इसी तरह का किस्सा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बस आप अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम समीर खुराना है। मैं आपको हमारे साथ घटी एक सच्ची और वो खौफनाक दास्तां बयां करूंगा जिसे आज भी याद करने पर हमारे पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों दरअसल ये बात आज से कुछ 5 साल पहले की है। हम लोग बचपन से ही एक मिडिल क्लास के रहे, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से मेरी जॉब अच्छी लग गई, जिससे मैं फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। बस उन्हीं पैसों को जोड़कर मैंने कुछ बिजनेस शुरू किए। यकीन कीजिएगा मेरे सारे ही बिजनेस काफ़ी अच्छे चले। मेरी अच्छी इनकम से मेरी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई। मैं अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गया। कोलकाता में हमने एक अच्छा सा बंगलो खरीदा और अब हम यहीं पर परमानेंट सेटल हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारा अपना पुश्तैनी मकान था, लेकिन इतनी अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़कर कोई भी क्यों ऐसे गांव जैसे इलाकों में रहना चाहेगा। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है मेरी दादी ने कहा था कि ये घर बिकेगा नहीं। हालांकि उस समय हमने दादी की वजह से इस घर को कभी नहीं बेचा, लेकिन हमने वहां पर एक केयर टेकर रखा था और वही अक्सर इस घर को भाड़े पर देता था। मेरे माता पिता दोनों की ही डेथ पिछले साल हो गई थी। लगभग हम पिछले 15 साल से कभी ना तो अपने गांव गए और ना ही उस पुराने मकान में। खैर, अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद हमने सोचा कि अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी उस पुरानी हवेली में रहने का। मेरे दोनों ही बच्चे, मेरा बेटा विहान और बेटी कनिका, हॉस्टल में पढ़ते थे। मैंने और मेरी वाइफ ने अब सोचा कि हम अपनी उस हवेली को बेच देंगे और उन्हीं पैसों से बिजनेस में या किसी और चीज में यूज करेंगे। वो साल 2015 का था जब हम करीबन 14-15 साल बाद अपने गांव आए। मेरे गांव का नाम झिटकाही है, जो कि बेलौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गांव पहुंचने से पहले मैंने अपने केयर टेकर को पहले ही बता दिया था कि वो हवेली को अच्छे से साफ कर दे, क्योंकि हम एक हफ्ते अच्छे से रुककर हवेली का सौदा पक्का कर सकें। खैर, देर रात हम अपने पुराने मकान मतलब अपनी हवेली पर पहुंच गए थे। उस वक्त रात के कुछ 9 बज रहे थे। हवेली को उस केयर टेकर ने खोला तो एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। मैंने देखा कि पूरी हवेली एकदम गंदी पड़ी थी, हर जगह धूल जमी थी। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं चिल्लाते हुए केयर टेकर के पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम इस काम के पैसे लेते हो। हमने तो तुम्हें 2 दिन पहले ही बताया था कि हम यहाँ आ रहे हैं, बावजूद इसके तुमने हवेली को साफ ही नहीं किया। मेरी इस बात पर केयरटेकर ने मुझसे कहा, साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने इस पूरी हवेली को अपने आदमियों के साथ मिलकर अच्छे से साफ किया था। मैंने तुरंत जवाब दिया, ये साफ किया है तुमने? उसने कहा, सर हमारा यकीन कीजिए, आप चाहें तो मेरे आदमियों से पूछ सकते हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और थोड़ा अंदर की तरफ गया तो मैंने देखा कि एक कमरा काफी चमक रहा है। वो कमरा एकदम साफ था। शायद वो कमरा एक स्टोर रूम था। मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर केयरटेकर स्टोर रूम को साफ करके दूसरे कमरों को साफ करना कैसे भूल सकता है। खैर, मैंने वक्त जाया नहीं किया और हमने उसी कमरे में बिस्तर लगाया और पूरी रात वहीं पर सोए। रात भर काफी अच्छी नींद आई हमें। लेकिन अगली सुबह मैं यूं ही अपने छत पर गया ये देखने के लिए कि छत से गांव का नजारा किस तरह दिखता है। लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे और बड़ा झटका लगा। मैंने देखा कि जितनी लंबी मेरी नजर जा सकती थी उस दायरे में वो सारे घर बिल्कुल इस तरह थे जैसे वहां पर पिछले 20-30 सालों से कोई आया ही नहीं हो। मैं ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इतने सारे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग खेती के सहारे ही रहते हैं, फिर ऐसे में इन लोगों ने ये गांव क्यों छोड़ा। मैं बस इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि अचानक नीचे से मेरी वाइफ निशा की जोरों से चिल्लाने की आवाज आई।
आवाज के आते ही मेरा ध्यान एकदम से टूट गया और मैं भागता हुआ नीचे की तरफ गया। नीचे जाकर देखा तो मेरी वाइफ एक कोने में डरी हुई खड़ी थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं लग रही थी। किसी तरह मैंने उसे शांत किया। तब जाकर कहीं उसने बोला कि उस चावल की कोठी में एक लड़की की लाश मुस्कुरा रही है। मैंने एक बार तो अपनी वाइफ को ठीक से देखा और तब जाके कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत उस चावल की कोठी देखी पर मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैंने तुरंत दूसरी कोठी भी देखी लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। मैं निशा के पास गया और उसे ये बोलकर चुप करा दिया कि तुम हॉरर फिल्में ज्यादा देखती हो, इसीलिए तुम्हें ये सब वहम हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द मैं भी इस सच से टकराने वाला था जिससे मैं अब तक बिल्कुल अनजान था। पर फिलहाल मेरे पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उस दिन मुझे सरपंच जी की हवेली पर अपने मकान का सौदा करने जाना था। साथ ही उस पार्टी से भी बात हो गई थी। दोपहर में हम जब सरपंच जी के मकान पर पहुंचे तो वहां गांव के बड़े बुजुर्ग पहले से ही बैठे थे। हम ठीक उन्हें ही हवेली बेचने वाले थे। हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा, खुराना साहब सब ठीक है, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि ये हवेली आपकी कहाँ पर है। मैंने कहा, यहीं से कुछ 4 किलोमीटर पीछे जो अमरोली रोड जाता है ना, ठीक उसके पश्चिम की तरफ। मेरी इस बात पर उन्होंने चौंकते हुए कहा, आप कहीं श्रापित हवेली की बात तो नहीं कर रहे? मैंने तुरंत कहा, श्रापित हवेली? कैसी श्रापित हवेली? वो हमारा पुश्तैनी मकान है। काफी समय से वहां कोई नहीं रह रहा, इसलिए थोड़ा खंडर जैसा लग रहा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई भूत प्रेत या चुड़ैल हो। मेरी इस बात पर उन्होंने कहा, आप कितने सालों से नहीं आए? मैंने कहा, यही कोई 14-15 सालों से। सामने से जवाब आया, तब तो आप इतना सब कुछ कह सकते हैं। वैसे उस घर में जो भी रहने आता है वो किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है, इसका ज्ञात तो ऊपर वाले को भी नहीं रहता। और आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के लिए आपको कोई किराएदार क्यों नहीं मिलता? आखिरकार पिछले काफी समय से वहां पर कोई क्यों नहीं रहता? मुझे उनकी बातों पर बड़ा ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम लोगों ने खुद एक दिन बिताया है, हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ। ये सब सिर्फ बेतुकी बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरी इस बात पर उन्होंने हंसते हुए कहा, एक दिन मेहमान नवाजी का, बाकी दिन खौफ का। मैं इससे पहले कि कुछ समझता वो सभी के सभी वहां से जा चुके थे। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आखिर कैसे कोई बिना देखे समझे मना कर सकता है। हम वहां से निकलने ही वाले थे कि उसी समय पीछे से सरपंच जी ने हमें रोकते हुए कहा, सुनिए, मेरी मानिए तो आप वहां मत जाइए। आपका मकान वाकई श्रापित है। किसी न किसी ने बड़े ही बुरे मन से इसे बद्दुआ दी है। इस बात पर मैंने उनसे कहा, देखिए, हम इन सब बात पर बिल्कुल नहीं मानते और अगर ऐसा कुछ होता तो हमें कल रात ही पता चल जाता। मेरी इस बात पर उन्होंने कहा, वो बात तो ठीक है, आप 1 हफ्ते रहिए, लेकिन थोड़ा देख कर रहिएगा। जाते वक्त उन्होंने हमारे हाथ में एक खजूर का डंडा देते हुए कहा, देखिए, जिस समय वो दुष्ट आत्माएं आप पर अग्रसर होंगी, ठीक उसी समय इस डंडे की मदद से आप खुद को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। सरपंच जी की ये बात मुझे और मेरी वाइफ, हम दोनों को ही बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे जल्दी फेस करने वाले थे। चलते वक्त मेरी वाइफ ने कहा कि आज सुबह उसने कुछ अजीब सा फील किया था। उसने कहा, जब उसने कमरा साफ किया तो उसके कुछ ही देर बाद वो कमरा फिर से पहले जैसा गंदा हो गया। वो खाने को धीमी आंच पर पका रही थी, लेकिन फिर भी बर्तन जल गया। लेकिन ये बात उसने मुझे इसलिए नहीं बताई कि कहीं मुझे बुरा लगता, लेकिन सरपंच जी और बाकी बुजुर्गों की बात सुनने के बाद उसे लगा कि ये सब बताना जरूरी है। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ ठीक नहीं लग रहा तो हम दोनों 2 दिन बाद ही यहाँ से चले जाएंगे। खैर, घर लौटने के बाद हमने आराम से खाना खाया और कमरे में सोने चले गए। रात के कुछ 1 बज रहे थे। उसी समय हमारी आंख खुली, किसी के सिसकने और रोने की आवाज से। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों कमरे से होते हुए उस आवाज की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे हम उस आवाज के नजदीक जा रहे थे, ठीक वैसे वैसे वो आवाज कम होती जा रही थी। एक समय हम उसी कोठी में आए और तभी किसी के जोरों की चीखने की आवाज आई। मैंने बिना ये सोचे कि इस सुनसान इलाके में आखिर क्या हुआ होगा, मैं भागता हुआ छत पर गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं वापस दौड़ता हुआ नीचे आया, लेकिन फिर से वही रोने और सिसकने की आवाज दोबारा आने लगी। इस बार आवाज की रफ्तार काफी तेज थी। वो आवाज एक कोठी से आ रही थी। जब हमने उस कोठी को डरते हुए हाथों से खोला
उसका दरवाजा खुलते ही मेरी तो चीख निकल गई। वहां पर एक अजीब सा आकार था। देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अपना सर घुटनों के नीचे दबाए हुए बैठा है। मैं और मेरी वाइफ भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गए। लेकिन इसके बाद जिस नज़ारे से हमें गुजरना था उसका खौफ इससे कई ज़्यादा था। हमारे दरवाजे पर जोरों की दस्तक होने लगी। वो आवाज़ इस तरह खटखटाने की थी जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ ही देगा। मैं चुपचाप बेड पर बैठा रहा। माहौल कभी एकदम से शांत हो जाता तो कभी अचानक किसी के हंसने और रोने की आवाज़ें आने लगती। उनकी रोने की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द छुपा था, साथ ही हंसने में एक अजीब सा पागलपन। सच कहूं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब क्या किया जाए। यकीनन इस तरह के डर का आईना हमने जिंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन इसके काफी समय तक हमें कोई आवाज सुनने को नहीं मिली। लगभग 15 या 20 मिनट बीत गए थे। पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका था। मैंने तुरंत भगवान को याद किया, जिसके कारण मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। माहौल एकदम अजीब सा हो रहा था, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला और हल्के कदमों से बाहर निकलने लगे। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन मेरे कान मानो एकदम खड़े थे। मुझे कुछ अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था। मैं हल्के कदमों से थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक बड़ा सा बक्सा अपने आप गिरा और वो आवाज मेरे कानों में काफी तेज आई थी, क्योंकि हमारा पूरा घर बिल्कुल खाली ही था। सच कहूं तो मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं पर खड़ा रह गया। मेरी आंखें एकदम बंद थी। ऐसा लगा कि जैसे बस एक ही पल में मेरी सांसें न जाने कब मेरा साथ छोड़ देगी। मैंने अपनी वाइफ को एकदम चुप रहने का इशारा किया और दबे कदमों से हम धीरे धीरे वापस कमरे में गए। मेरे पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था। मैंने उस खजूर के डंडे को उठाया और भागता हुआ बाहर की तरफ आया। जब तक वो डंडा मेरे हाथ में था, मुझे ऐसा लगने लगा कि इस पूरे घर में कोई ना कोई तो जरूर इधर उधर कर रहा है। अब न जाने वो क्या था, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने और मेरी वाइफ ने बिना वक्त गवाए वहां से भागना ही ठीक समझा। हम लोग तुरंत गाड़ी से निकलते ही सरपंच जी के पास पहुंचे और उन्हें इन सब के बारे में बताया। उस वक्त लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। उन्होंने हमारी सारी बात सुनने के बाद कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ। मैंने उनसे तुरंत पूछा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन इस पर उन्होंने कहा, क्योंकि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। पर मैंने आपको ये छड़ी दी थी, इसीलिए मैं निश्चिंत था। अब आ ही गए हो तो ये बात भी सुन लो कि आज से कुछ 9 साल पहले आपकी हवेली में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। उस आदमी की वो दूसरी बीवी थी, लेकिन उसकी बेटी उसकी पहली पत्नी की बेटी थी। इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती, उसे मारती थी, उसे पीटती थी। उसका पति अक्सर बाहर रहता था। उसे इन सब के बारे में पता तो था, लेकिन उसे इस हद तक नहीं पता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी काला जादू करती थी। उसे मग्न होकर पूजा करने की आदत थी। वो शैतान को बुलाकर उसे अपने कैद में करना चाहती थी। न जाने उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था। एक दिन की बात है, वो इसी तरह किसी योग में थी कि तभी उसकी सौतेली बेटी ने गलती से पानी उसके जलते मशाल पर गिरा दिया। इसके बाद उस औरत ने अपने प्रतिशोध में उस लड़की को बहुत मारा, उसको हद से ज्यादा पीटा। उसने बची हुई कुछ जली हुई लकड़ियों को उसके हाथों पर लगा दिया। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। उसने खुद को बचाने के लिए उसे उस कोठी में बंद कर दिया, लेकिन जितनी बेरहमी से उसने उसे मारा था, उससे कई ज्यादा दर्द उसे भी झेलना था। वहां के आसपास के लोग जो उस समय वहां रहते थे, उन सभी का कहना है कि एक रात अचानक से उस औरत की दर्दनाक चीखने की आवाजें आने लगी। वो दर्द से बेहद कर्रा रही थी। लेकिन इसके अगले दिन ठीक उसका पति आया तो उसने अपनी पत्नी को मृत पाया, पर वो अपनी बेटी की लाश को नहीं ढूंढ पाया। उसकी पत्नी एक फंदे पर झूल रही थी। उसके मुंह से खून की लार भी टपक रही थी। सबको यही लगता है कि जिस काली पूजा से उस औरत ने जिस शैतान को बुलाया था, वो इस हवेली में ही रहने लगा है। ये पूरी कहानी गांव में ऐसी फैली कि आपकी हवेली बिकना तो दूर, वहां तो कोई रहना भी नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात थी, उसकी सौतेली माँ उसे खजूर के डंडे से मारा करती थी। बस एक यही कारण है कि उसकी आत्मा भी खजूर के डंडे से खौफ खाती है, जिसकी वजह से आज आप बच पाए। बेहतर यही होगा कि आप उसे तुड़वा दीजिए। दोस्तों, ना चाहते हुए भी
मुझे सरपंच जी की बातों पर यकीन करना पड़ा। वैसे आज इस बात को 5 साल बीत गए हैं। हमने उस हवेली को पूरा तोड़वा दिया है, लेकिन उन सब की बातें न जाने मेरे दिल में यूं घर कर गई कि मैं चाहकर भी उसे बेचना नहीं चाहता। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो पूरी की पूरी जमीन ही शराबित हो चुकी है। खैर, अब जो कुछ भी हो सब कुछ आपके सामने है। यकीन करना या ना करना ये तो आपके मन की बात है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी समीर खुराना की कहानी। कई बार इंसान इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उस तरफ देखना भी नहीं चाहता। पर मुझे उनकी इस कहानी में एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो किसी को भी खतरे में नहीं देख सकते। हालांकि उनकी जिंदगी काफी मस्त चल रही है और उन्हें इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनके पास पूरी की पूरी जमीन है जहां पर एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बाकी अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक लॉन्ग स्टोरी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।